चले देखिए, ए माय डियर लुक हियर। हाँ, इधर देखो। ठीक है, देखिए किरण प्रकाश की चैप्टर का हम लोग आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और जो न्यूमेरिकल आपको बताया जा रहा है वो सभी न्यूमेरिकल किसी न किसी साल पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, यानी आपको इसी तरह के न्यूमेरिकल, इसी पैटर्न के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एकदम सावधानी से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा। चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? कौन सा रंग है जो प्रकाश प्रिज्म से जब गुजरती है तो उसका विचलन सबसे कम होता है? ठीक है ना, तो क्वेश्चन नोट करते रहें, साथ में क्वेश्चन लिखते रहें। कह रहा है प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम होता है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू में है। ये जितना भी आप पढ़ेंगे वो एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तो हम अभी एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। कौन सा रंग है जिसका विचलन सबसे कम होता है? चार ऑप्शन है, देखना कौन सा रंग है। पहला है बैगनी, दूसरा है पीला, तीसरा है हरा, चौथा है लाल। ठीक है, इनमें से कौन सा रंग है जिसका विचलन सबसे कम होगा? विचलन का मतलब समझ रहे हैं ना? अगर ये प्रिज्म है, ध्यान से सुनना, ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से ये श्वेत प्रकाश की किरण पार हो रही है, गुजर रही है, तो आप जानते हैं कि ये 7 रंग में क्या होती है? ऐसे 7 रंग में बढ़ जाती है। सबसे कम, इसका मेन रास्ता यही है जाने का, मेन मार्ग यही है जाने का। तो इसमें सबसे कम अपने मार्ग से विचलित कौन हुआ? ये। और ये कौन रंग होती है? रेड। अगर आप सबसे नीचे होता है बैगनी, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ गई बात? बैगनी रंग जो होती है वो अपने मुख्य पथ से सबसे ज्यादा विचलित होती है। तो अगर क्वेश्चन में होता कि प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता, तब हमारा आंसर होता बैगनी का। लेकिन ऑप्शन में, क्वेश्चन में न्यूनतम की बात कर रहा है, कम। तो कम कौन सा है? लाल है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सही होगा? लाल। यानी ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, तीन प्रिज्मों का अपवर्तक कोण, तीन प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 यानी 15 डिग्री है। ठीक है, परंतु उनके अपवर्तनांक क्रमशः 1.6, 1.5 तथा 1.4 है। यदि उनके विचलन कोण ठीक है, Δ1 यानी Δ1, Δ2 तथा Δ3 प्राप्त हो तब। ठीक है, यहां भी देखिए, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन इसके भी हैं, ए, बी, सी, डी। ए जो ऑप्शन है वो है Δ1 ग्रेटर देन Δ2 ग्रेटर देन Δ3। अगला जो है वो है Δ1 लेस देन Δ2 लेस देन Δ3। अगला है Δ1 बराबर Δ2 बराबर Δ। अगला है Δ1 ग्रेटर देन Δ2 ग्रेटर देन Δ3। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, ऐसे सुखैती ना करें, सुखैती करने से नहीं आता है। ठीक है, इसको हल करना पड़ेगा, बिना हल किए आप नहीं बता पाएंगे। देखिए, सॉल्यूशन पे फोकस करें, कैसे आप इसको हल करेंगे। पहले आप एक सूत्र पढ़े होंगे, इसमें सूत्र, हाँ, पहला और सेम हो गया। ये कैसे हो, कोई गलत होगा इसमें। यहाँ पे Δ3 हो सकता है, ये Δ3 Δ2, अब सही है ना। चलिए, सूत्र ध्यान देना, सूत्र आप पढ़े होंगे, इसमें सूत्र ये है, डेल इक्वल टू एन, या आपने म्यू पढ़ा होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये सूत्र पढ़ा है। इसी सूत्र पे Δ1 Δ2 Δ3 निकाल लीजिए। ठीक है, तीनों प्रिज्मों के लिए ये विचलन कोण का मान क्या करिए, निकालिए। डेल क्या है, विचलन कोण है, इस विचलन कोण का मान निकालिए आप तीनों प्रिज्मों के लिए। जबकि तीनों प्रिज्मों का अपवर्तक कोण कितना है, 15 डिग्री। 15 डिग्री अपवर्तक कोण का मतलब प्रिज्म कोण, क्योंकि प्रिज्म के दोनों जो पृष्ठ होते हैं वो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, तो उसे उनके बीच जो कोण बनेगा
उसे अपवर्तक कोण भी कहते हैं, उसी को प्रिज्म कोण भी कहते हैं, चाहे प्रिज्म कोण कहिए या अपवर्तक कोण कहिए। ठीक है, तो इसमें देखें प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण का मान दिया है कितना, 15 डिग्री। ठीक है, और हर प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक अलग अलग दिया। देखिए, तो अगर हम डेल1 निकालें पहले प्रिज्म के लिए तो म्यू की जगह क्या पुट करेंगे, तो 1.6 माइनस इंटू ए का मान, इसको हल करेंगे। हल करेंगे तो क्या आएगा जी, 0.6 आएगा, इंटू गुणा करेंगे क्या आएगा, बोले 9.0। डेल1 का मान आएगा 9 क्लियर है ना। इसी तरह से डेल2 निकाल लीजिए। डेल2 के लिए अपवर्तनांक क्या लेंगे, 1 माइनस और ये 15 कितना आएगा, 0 इंटू मल्टीप्लाई करोगे 0.5 में, यानी 0.5 में 15 से गुणा करो, 0.5 में 15 से गुणा करोगे सोनाली कितना आएगा, 15 से 0.5 में गुणा करोगे तो मान कितना आएगा, बता दो। ला कितना आएगा मुस्कान, हाँ नहीं पता, लो 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, हाँ 7.5, 15 पचे 75, देखो 15 पचे 75 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, हो गया। अब इसी तरह डेल3 निकाल लो। डेल3 में क्या रखोगे, 1.4, म्यू के जगह हो जाएगा 1.-1 इंटू, अब इसको सबट्रैक्ट करोगे, घटाओगे 1.4 में से 1 को तो 0.4 आएगा, गुणे में आएगा 15। अब गुणा करोगे तो कितना आएगा बताओ, 15 से गुणा करो इसमें, हाँ 2.0 तरीके का 2.6.0, 15 चौके 60, 15 चौके 60 होता है, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, क्लियर हो गया। अब देखो कौन बड़ा है, डेल1, डेल2 से और डेल3 से, यानी डेल1 सबसे बड़ा हो गया ना, डेल1 बड़ा हो गया, किस उससे छोटा कौन है, तो डेल2 हो जाएगा, उससे छोटा कौन है, अब बताओ कौन ऑप्शन सही है, हाँ पहला। तो देखो इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड में, ठीक है। अब आप ऐसे ही अंधेरे में तीर मत मारो, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर क्लियर होंगे। अंधेरे में तीर मार दोगे तो लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो, और सबसे बड़ी चीज ये तो MCQ है, अगर यही क्वेश्चन ये ऑप्शन न दे करके बस इतना ही दे देता तब क्या करते, तब तो सॉल्व करना पड़ता ना, तो सॉल्व करके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का है, ये भी क्वेश्चन देखिए 2024-23 में ये भी पूछा हुआ है, ठीक है, नोट कर डालिए। चलो देखो अगले क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो,
तीसरा क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। अब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए फिर देखिए ऑप्शन इनके कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। ए, बी, सी, डी। ठीक है, ऑप्शन देखो, पहला है 2 sin a/2, फिर है 2 cos a/2, 2 tan a/2, 2 cot a/2। ये क्वेश्चन है और इनके ऑप्शन है। ये क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आप ऐसे अंधेरे में मत मारना, सॉल्व करो ताकि जो क्वेश्चन रहे क्लियर रहे कि हाँ सही है हमारा, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान क्या है, ए है। प्रिज्म कोण को भी ए से प्रदर्शित किया जाता है और विचलन कोण को डेल्टा एम से, यानी कह रहा है कि जो विचलन कोण डेल्टा एम है उसका भी मान क्या है, ए है, और प्रिज्म कोण तो खुद ही ए होता है, ठीक है। तो कह रहा है पदार्थ का अपवर्तनांक, किसके पदार्थ का, प्रिज्म के, और प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है जी, म्यू बराबर क्या होता है सूत्र, साइन क्या होता है, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे में क्या होता है, साइन ए बाई, यही होता है ना। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र यही है, इसी सूत्र में मान रख दो। देखो म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम का भी मान ए बाई बटे में है साइन ए बाई, ठीक है जी। देखो म्यू साइन ए और ए जोड़ोगे 2a बाई बटे में साइन ए बाई, देखो 2 से 2 कट जाएगा, म्यू इक्वल टू साइन क्या आ गया, ए, और नीचे है a/2। यहां तक हो गया। अब देखो आप ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़े होगे, साइन 2a बराबर लिखते हो 2 साइन a इंटू कास ए, लिखते हो, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। बट जब यहाँ 2 नहीं होता है तो ये बटे में हो जाता है, सही है ना। तो देखो यहाँ पे 2 नहीं है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, म्यू इक्वल टू 2 साइन a/2 इंटू कास a/2,
बटे में ऐसे। अब देखो ध्यान से, साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू, तो अपवर्तनांक क्या मिला? 2 cos। अब ऑप्शन कौन सही है? हाँ, बी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। समझ में आई बात? क्लियर है ना सभी को? नोट करो, नोट करो फटाफट। देखो अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये भी 2022 का है। कह रहा श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर, जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ये, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होगा? बैगनी। बताया था ना, जब न्यूनतम पूछेगा तो और अधिकतम पूछेगा तो बैगनी। ठीक है ना? तो इसको हम लिखेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं। यदि किसी उत्तल लेंस की, यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैगनी, लाल एवं बैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः एफ आर एवं एफ बी हो, तब। ठीक है? अब इसमें 4 ऑप्शन हैं, देखिए कौन कौन ऑप्शन है। ए बी सी डी। पहला जो ऑप्शन है वो है एफ आर बराबर एफ बी। दूसरा है एफ बी लेस देन एफ आर। तीसरा है एफ आर लेस देन एफ बी। और चौथा है एफ बी लेस देन इक्वल टू एफ आर। ठीक है? ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखें, 2 रंग हैं, लाल और बैगनी। लाल रंग की फोकस दूरी है एफ आर और बैगनी की फोकस दूरी है एफ बी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? बताइए। देखो ध्यान से समझो, आपको पता है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे ज्यादा अपने मार्ग से विचलित कौन होता है? तो जो ज्यादा विचलित होगा उसकी फोकस दूरी उतना ही कम होगी। क्योंकि मान लो अगर ये चीज दूर तक कहीं विचलित नहीं हो रही है तो ये दूर तक जाएगी, लेकिन अगर ये ज्यादा विचलित हो रही है, यहीं झुक जा रही है, तो ये पास में ही गिर जाएगी। सही है ना? तो बैगनी का ऐसा ही है, ये प्रिज्म से जब निकलती है तो बहुत तेजी से नीचे की ओर क्या होती है, तो ये दूर तक फोकस नहीं होगी। और लाल रंग का विचलन कम होता है तो ये दूर तक जाएगा। इसका मतलब लाल रंग का फोकस ज्यादा होगा और बैगनी रंग का फोकस। समझ में आ गई बात? तो कौन ऑप्शन सही है? हाँ,
बी, ऑप्शन बी आपका सही है, एफ आर, एफ बी ग्रेटर लेस देन एफ आर। समझ में आ गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक प्रकाश जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उनका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, यहां भी देखें 4 ऑप्शन ए बी सी डी करके, ए बी सी डी। ठीक है, पहले में है वेग, क्या है? वेग। दूसरा है आयाम, तीसरा है तरंगदैर्घ्य, और चौथा है आवृत्ति। बताइए, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाएगी, ठीक है, तो प्रकाश का कौन सा गुण है जो अपरिवर्तित रहेगा, यानी बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा? हाँ बताइए, पढ़े हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का कौन सा गुण है जो बदलता नहीं है? आवृत्ति। चाल बदल जाती है तभी तो अपवर्तन होता है। तरंगदैर्घ्य बदल जाता है तो तरंगदैर्घ्य बदलेगा तो आयाम बदल जाएगी। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही दिख रहा है, वेग बदलेगा, तरंगदैर्घ्य बदलेगा, आयाम बदलेगा। तो बदलेगा कौन नहीं? आवृत्ति। अपरिवर्तित का मतलब जो बदले ना, परिवर्तित का मतलब जो बदल जाए। तो कौन नहीं बदलेगा? आवृत्ति। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए 2022, 2020, 2018 3 साल पूछा हुआ है, 2-2 साल के अंतर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी ए बी सी ऑप्शन है। अब ऑप्शन में आपको ध्यान देना है, तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है, तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है। दूसरा, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। अगला, आवृत्ति बढ़ जाती है।
और अगला है न ही लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य तथा न ही आवृत्ति बदलती है। बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए। देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन पे देखो, ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन सेम है। देखो यहां भी वाई से कांच में गई तो आपने चिल्ला के बोल दिया कि सर जी आवृत्ति नहीं बदलेगी, ठीक है। तो आवृत्ति नहीं बदलेगी, यहां भी देखो लिखा है न ही आवृत्ति बदलती, लिखा है ना, लेकिन इसमें जोड़ दिया है न ही, लेकिन तरंगदैर्घ्य बदलता है। तो ये तो क्लियर होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, आवृत्ति बढ़ जाती है, ये भी नहीं होगा क्योंकि आवृत्ति पर कोई प्रभाव, तो दो ऑप्शन हट गए। अब दो ऑप्शन सामने हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, हवा यानी विरल से सघन में जा रही है, तो विरल से सघन में जाने पर वेग घटता है कि बढ़ता है? वेग घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। आपको ऐसे सूखे रोड पे दौड़ाएं और फिर रोड पे पानी भर के दौड़ाएं, दोनों में स्पीड आपकी सेम होगी। पानी वाले कंडीशन में आपकी स्पीड क्या होगी? तो पानी सघन है, हवा विरल है, समझ में आई बात। तो जब प्रकाश हवा में चलेगी तो तेज चलेगी, उसका वेग ज्यादा होगा, और जब कांच में या किसी सघन माध्यम में जाएगी तो वेग, समझ में आई बात, सघन माध्यम में वेग घटता है, और जब वेग घटेगा तो तरंगदैर्घ्य भी घटेगा। क्लियर? तो कौन ऑप्शन होगा? पहला, ये ऑप्शन सही है। नोट करो, फटाक से नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर, करा एफ फोकस का, एफ फोकस का उत्तल लेंस, उत्तल लेंस 2F फोकस का टू एफ फोकस दूरी का अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, के संपर्क में रखा जाता है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? एक ऑप्शन में है 2F -2F, एक है +2F, एक है +3F, और एक है +3F बाई 2F/3। ये तीन ऑप्शन हैं, ठीक है, सॉरी 4, A B C D,
ठीक है जी। अब बताओ चारों में से कौन हो सकता है? हाँ, चारों हो सकता है? कौन कह रहा चारों हो जाएगा? देख लो, सॉल्व करो इसको पहले, देखना ध्यान से। कह रहा है कि यह फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी के अवतल लेंस, यानी पहले उत्तल लेंस है, बाद में उत्तल लेंस को अवतल लेंस के पास ले जाकर रखा गया है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 बराबर हमने मान लिया f, और अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 को 2f। लेकिन आपको पता होना चाहिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल की, तो ये अवतल की है तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब दोनों को पास में रखेंगे तो संयुक्त लेंस बनेगा। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर क्या होता है? 1/f1 प्लस 1 पढ़े हो ना, जब दो लेंस पास में हो तो संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र यही लगाते हो। इसमें 1/f, ये कैपिटल है, 1/f1 को f लिख दो और प्लस 1/f2 को -2f, प्लस और माइनस, तो 1/f माइनस 1 सही है ना, 1/f, इसके हर में 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, ऊपर नीचे 2 से, तो ये हो जाएगा इससे, होगा ही नहीं होगा। 1/f बराबर हो गया 1/2f। तो f बराबर क्या होगा? कौन सही होगा? बी। देखो यहाँ पर प्लस है, चिन्ह नहीं है तो, और ये +2f है, तो कौन सा सही हुआ जी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। ठीक है, अब अधिकतम है तो किसके किसके लिए ध्यान देना। पहला है नीले प्रकाश के लिए, नीले प्रकाश के लिए। दूसरा है हरे प्रकाश के लिए। तीसरा है पीले प्रकाश के लिए। चौथा है लाल प्रकाश के लिए। बताओ कौन सा होगा जिसके लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी, सबसे ज्यादा होगी? है, बताओ ध्यान से। उत्तल लेंस की फोकस दूरी इनमें से किस रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होगी? ए बकलुल वे, देखो उत्तल लेंस ये है, ठीक है। उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरणें ऐसे गुजरती हैं तो आप सभी को पता है ये सभी किरणों को एक बिंदु की तरफ मोड़ता है, समझे? एक बिंदु पे क्या करता है? मोड़ता है।
तो इनमें से कौन सा रंग है जो सबसे अधिक दूरी पे जाके मुड़ेगा? लाल। भाई लाल कम विचलित होता है ना, तो जब कम विचलित होगा अपने मार्ग से तो ज्यादा दूरी तक जाएगा मुड़ने के लिए। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट समझा करो। जिसका विचलन कम होगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, और जिसका विचलन ज्यादा होगा वो कम ही दूरी पर मुड़ जाएगा, और जो अधिक विचलन वाला होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी। मान लो ये बैगनी है तो ज्यादा विचलित होगी तो यहीं मुड़ जाएगी, तो लेंस से कम ही दूरी पे आके मिल जाएगी। लाल रंग कम विचलित होगा तो ये ज्यादा दूरी तक जाएगा, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अधिक होगी। समझ में आ गई बात? तो ऑप्शन कौन है? चौथा ऑप्शन आपका सही है। ध्यान दे, फंस जाओगे ऑप्शन में। एक प्रश्न और देखो, ये देखो क्वेश्चन जो है 2024-2019 दोनों में पूछा है ये प्रश्न। 24 में पूछा गया है ये। नेक्स्ट, अब देखो कह रहा है जब एक प्रकाश किरण न्यू, इसमें एन लिखा है अपवर्तनांक के जगह पे, ध्यान रखना। एन अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है। ठीक है, अपवर्तन कोण का मान होगा, अपवर्तन कोण का मान होगा। ठीक है, अब चार ऑप्शन देखें। 2 cos इनवर्स n, cos इनवर्स n/2, 2 sin इनवर्स n/2, 2 cos इनवर्स n/2। ठीक है जी, देख लीजिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन देख लो, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। देखो कह रहा है जब, समझो क्वेश्चन को, कुछ है नहीं है, बस दिमाग लगाओगे अभी मिल जाएगा कौन होगा। जब एक प्रकाश की किरण एन अपवर्तनांक के माध्यम में, यानी जिस माध्यम में प्रवेश कर रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? एन है। ठीक है, तब अपवर्तन कोण जब माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अपने मार्ग से विचलित हो रही है, तो उस समय जो उसका अपवर्तन कोण है
यानी आर जो है वह उसके आपतन कोण यानी आई का क्या है, तो समझो। देखो अपवर्तन कोण आर किसका आधा है, आई का, तो आई भाई इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा करोगे तो आई बराबर 2r मिल गया, ठीक है, आई बराबर 2r। अब देखना ध्यान से, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, देखो है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन, ये तो पढ़े हो ना, ये सूत्र है, किसका नियम है, स्नेल का। यहां पर हम म्यू लिखे हैं जबकि वो क्या है, एन दिया है, तो हम एन लिख ले रहे हैं। देखो एन बराबर साइन आई, आई का मान है 2 बटे, समझ में आ गई बात, साइन 2r, पढ़े हो सूत्र, साइन 2a का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक में 2 साइन r इंटू कॉस r बटा साइन ये और ये, दिख गया, n बराबर 2 कॉस, 2 को इधर भेजोगे तो n बाई 2 हो गया, इधर हो गया कॉस, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो n बाई 2 ब्रैकेट में। अब देखो r को इधर रहने दो, कॉस को इधर भेजो, r इधर रहेगा, कॉस इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स n बाई, अब बताओ अपवर्तन कोण कौन सही है, हाँ बी, ठीक है। देखो यही आया ना अपवर्तन कोण का मान, तो कुछ कठिन नहीं है, बस क्वेश्चन को पकड़ के चलोगे समझोगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ चलो नोट करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2018 में पूछा है, लिखा है एक प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु पढ़े हो ना, में तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक होता है, क्या होता है, नंबर 1 है तंतु के पदार्थ से अधिक, नंबर 2 है तंतु के पदार्थ से कम, नंबर 3 है तंतु के पदार्थ के बराबर, नंबर 4 है तंतु के पदार्थ से कोई संबंध नहीं। ये 4 ऑप्शन है, बताइए। प्रकाशिक तंतु पढ़े हो,
प्रकाशिक तंतु में आप जानते हो कि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना पर आधारित है, ये तो क्लियर है ना। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने के लिए उस पर एक पदार्थ का लेप किया जाता है, ये भी जानते हो। कह रहा है कि जिस पदार्थ का आप लेप लगाते हैं उस पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा वह तंतु के पदार्थ से अधिक होगा या कम होगा या बराबर होगा या उससे कोई संबंध नहीं रखेगा। तो अपवर्तनांक कम होगा तभी उसका क्रांतिक कोण अधिक होगा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ऑप्शन कौन सही है? हाँ, बी, तंतु के पदार्थ से कम। उस पदार्थ का अपवर्तनांक तंतु के पदार्थ से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी क्रांतिक कोण का मान जो हो, आपतन कोण जो होगा क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। नोट करो।